षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग औष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातु में प्रत्यय लगाने की विधि को जान रहे हैं। तो यहाँ हमें मुख्य रूप से ये बात जानना चाहिए कि धातु से जब प्रत्यय आता है तो पूरे प्रत्यय को निमित्त मान करके जो कार्य होता है उसको हम अंग कार्य कहते हैं। जैसे बुध धातु से हमने ता प्रत्यय लगाया, ता, तुम, तव्य, त्रिच, त्रिन, ऐसा कोई भी प्रत्यय लगाया जो कितकित नहीं है। तो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर हम बुध धातु की उपधा में रहने वाले लघु युग को उगंत लघु उपधा से चर्चित गुण करेंगे। ये गुण किसके कारण हुआ? पूरे प्रत्यय के कारण हुआ। उस गुण का निमित्त पूरा तव्य प्रत्यय है। तव्य का ता इसका निमित्त नहीं है। पूरा तव्य प्रत्यय, पूरा तुमन प्रत्यय, पूरा तास प्रत्यय ये निमित्त हुआ। तो गुण हो गया बोध। तो बोधा, बोद्धुम, बोद्धव्यम, बोधनम, बोधा, जितने प्रत्यय हमको दिखाई पड़ रहे हैं जो कितकित नहीं है उनके परे होने पर हमने उपधा को गुण किया। इस गुण का निमित्त पूरा प्रत्यय है। और जब प्रत्यय कितकित होता है तो किंगित सूत्र निषेध कर देता है, तो ये गुण नहीं होता। जैसे क्ता, क्तवतु, क्त्वा, क्तिन, बुध में हमने क्ता प्रत्यय लगाया, कित है, किंगित ने गुण का निषेध किया तो बुद्धा, बुद्धवान, बुद्ध्वा, बुद्धि, यहाँ गुण नहीं हुआ। तो जो प्रत्यय के कारण कार्य होते हैं, जिनका निमित्त प्रत्यय होता है, उन्हें हम अंग कार्य कहते हैं। इनको पहले करना चाहिए। इनको करने के बाद जो संधि कार्य है वो संधि कार्य को प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं होता। संधि कार्य को एक अक्षर चाहिए बाद वाला, एक वर्ण उसका निमित्त होता है प्रायः, कभी दूसरा हो जाता है, किंतु एक वर्ण। तो वर्ण के कारण जो कभी दो वर्ण हो जाते हैं निमित्त, जिसे नष्ट प्रशांत कहता है अम परक छव परे होने पर, तो ये तब भी वर्ण ही निमित्त होता है, तब भी तो वहाँ वर्ण ही निमित्त होता है। तो जो संधि कार्य होता है वो प्रत्यय को नहीं दिखता कि प्रत्यय कित है, कि प्रत्यय अकित है, कि प्रत्यय सार्वधातुक है, कि आधातुक, उसको प्रत्यय से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो केवल एक अक्षर को दिखता है, एक वर्ण को देखता है जो अव्यवहित उत्तर में दिखाई पड़ता है, उस वर्ण को देखकर संधि कार्य प्रवृत्त होता है। तो बुध धातु से हमने ता लगाया तो गुण हुआ, इस गुण का निमित्त बना पूरा ता प्रत्यय। अब बोध बन गया, अब धा के बाद आया ता। ये संधि दो वर्णों के बीच में होती है, एक वर्ण पहले का, एक वर्ण बाद का। तो धा के बाद ता आने पर क्या होता है? ये केवल ता को देखता है। तो कोई सा भी ता हो, कोई भी ता हो, सार्वधातुकता हो कि आधातुकता हो कि किद्गित प्रत्यय का हो कि अकित प्रत्यय का हो, इसको केवल ता देखना है। तो संधि कार्य वर्ण कार्य है, ये वर्ण कार्य कहलाता है। एक वर्ण इसका निमित्त होता है, इसका निमित्त पूरा प्रत्यय नहीं होता। तो हम जो विधि आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमें प्रत्यय मिलते रहेंगे, हम प्रक्रिया में चल रहे हैं तो हमको प्रत्यय मिलते रहेंगे हलादि। तो हलादि प्रत्ययों में जो प्रत्यय तकार आदि होंगे, जिनके आदि में ता होगा, जैसे क्ता, क्तव, तुक्त्वा, ये कित है, तो इनके कित्व से संधि को कोई लेना देना नहीं है। तुक्ता, क्तव, तुक्त्वा, क्तिन, तुमुन, तव्य, तव्यत, त्रिच, त्रिन, तास, और तवई, तवेन, तोसुन, त्वन, तवेंग, इतने तो आधातुक प्रत्यय हमको मिल जाएंगे। और तीतु, त्राता, ये भी मिलेंगे आधातुक प्रत्यय। और साधातुक मिलेगा ती, ताम, तम, ता, ये सब प्रत्यय कोई भी हो, संधि को किसी बात से कोई प्रयोजन नहीं, उसको एक अक्षर चाहिए कि आगे ता है, तो उसको क्या करना है? तो तकार परे होने पर और थकार परे होने पर समान कार्य होता है।
तो तकार थकार परे होने पर धातु के अंत में आने वाले किस वर्ण के स्थान पर हमें कैसे संधि करना है, इस बात को हम बता रहे हैं। किस हल के स्थान पर, क्योंकि अच के बाद हल आएगा तो कोई संधि होती नहीं है। अच के बाद हल आए या हल के बाद अच आए तो संधि नहीं होगी। संधि होती अच के बाद अच आए अथवा हल के बाद हल आए तो संधि होगी। तो धातुओं में अंग कार्य करने के बाद जो अंत में हल दिखेंगे हमको, हल है 33। धातुओं के अंत में 33 हल हमको दिखाई पड़ सकते हैं। और 33 क्यों कहें? न और यहाँ तो दिखते नहीं है, क्योंकि इनकी संज्ञा हो जाती है धातु के अंत में, बचे दिखते नहीं है। तो 31 हल है। इन 31 हलों के बाद जब ता आता है तो हमें कैसे संधि करना चाहिए, इसको हम संधि के पाठ में विस्तार से बता चुके हैं। तथापि जब हम प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सामने प्रत्यय खड़ा है तकार आदि, चाहे वो तास हो, चाहे तुमुन हो, चाहे तव्य हो, चाहे कित हो, चाहे अकित हो, ता हो, तवत हो, कोई भी प्रत्यय हो, कित अकित तकार आदि प्रत्यय दिया आता है, तो संधि के सारे सूत्र हमारे सामने खड़े रहना चाहिए। तभी हम झटित शब्द को निष्पन्न कर सकते हैं। तो हम उसका पुनः स्मरण आपको दिला रहे हैं ताकि आप किसी भी तकार आदि प्रत्यय को लगाते समय लड़खड़ाएं नहीं और आपको एक क्षण भी न लगे। तो हम तास प्रत्यय को सामने रख करके तकार आदि प्रत्ययों को जोड़ने की विधि, जोड़ने संधि करने की विधि आपको बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। इसको सुनने के बाद जब आप किसी तकार आदि प्रत्यय को लगाएंगे तो झटित आपके रूप निष्पन्न होते चले जाएंगे। क्योंकि ता था और सा परे होने पर सामान्य सूत्र आता है खरीचा। ता था सा तीनों खर है। इनके परे होने पर इनके पहले जो झल है उसके स्थान पर चर आदेश करना चाहिए खरीचा सूत्र से। खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है। चर का अर्थ है अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन हो जाता है। अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन होना, इसी का नाम चर है, इसी को चर तो कहते हैं। किंतु खरीचा सूत्र अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 4थे पाद में बैठा है, ये पर है। और त्रिपादी में ये व्यवस्था है, त्रिपादी का यह संविधान है कि यदि एक स्थल पर पूर्व त्रिपादी और पर त्रिपादी के सूत्र एक साथ प्राप्त होते हैं तो पर त्रिपादी को असिद्ध करके हमें पूर्व त्रिपादी से कार्य करना चाहिए। तो खरीचा पर त्रिपादी है। और संधि के सारे सूत्र 8-2 में बैठे हुए हैं। खरीचा 8-4 में, तो 8-2 के सूत्र यदि प्राप्त होते हैं तो खरीचा वहाँ काम नहीं कर सकेगा। तो खरीचा कहाँ काम करेगा? जहाँ 8-2 के सूत्र नहीं आ रहे हैं, जहाँ संधि के दूसरे सूत्र पूर्व त्रिपादी के नहीं आ रहे हैं, वहीं खरीचा चर तो कर सकेगा। तो खरीचा को लगाने के पहले हमें वे सारे सूत्र मालूम होना चाहिए जो पूर्व त्रिपादी के हैं, खरीचा के पहले के सूत्र हैं जो खरीचा को काम नहीं करने देंगे, जिनकी दृष्टि में खरीचा असिद्ध है। उन सूत्रों को पहले हमें जान लेना चाहिए। तो हम पाणिनि के क्रम से उन सूत्रों को आपको बता रहे हैं और इसको इस प्रकार बुद्धि में स्थिर कर लेना चाहिए कि एक क्षण में ये सारे 31 व्यंजन हमको दिखाई पड़ जाए। तो हम तास प्रत्यय को पुरस्कृत करके, तास प्रत्यय को सामने रख करके ये रूप बता रहे हैं। और ये मत समझिए कि ये संधि जो बता रहे हैं तास प्रत्यय के लिए है। ये संधि तकार परे होने पर और थकार परे होने पर करने के लिए है। जब भी कोई सा भी ता दिखे, कोई सा भी था दिखे, चाहे वो साधातुक हो, चाहे आधातुक हो, चाहे कित हो, चाहे कित हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। तकार थकार दिखने पर इसी क्रम से आप संधि करेंगे तो आप आद्यंत सारा संधि का विज्ञान जान जाएंगे, क्योंकि संधि प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा भाग है और संधि हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। तथापि तकार परे होने पर संधि किस प्रकार से होगी, संधि के सूत्र कैसे प्रवृत्त होंगे, इसका अत्यंत संक्षेप से हमको विचार कर लेना चाहिए और उसके बाद हमको हलंत धातु के रूप बनाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम सामान्य सूत्र को याद करें। खरीचा, खरीचा कहता है कि खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है। तो खर का अर्थ आप समझ लिए ता था और सा। खर का अभी आप इतने ही अर्थ जानिए प्रक्रिया में, ता था और सा।
ये 3 खर हैं। जब प्रत्यय आपके धातु के सामने आकर के बैठेंगे तो सारे खर मिलने वाले नहीं हैं। खा मिलेगा नहीं प्रत्यय में, क्योंकि उसकी लशक व तद्धित से इत्संज्ञा हो चुकी रहेगी। फा नहीं मिलेगा, छा नहीं मिलेगा, उसकी चुटू से इत्संज्ञा हो जाएगी। तो देखिए, जब धातु से प्रत्यय लगा करके हमने अंग कार्य कर लिया, हम संधि करने जा रहे हैं, तो प्रत्यय जो हमको मिल रहे हैं वो 33 व्यंजनों से आरंभ होने वाले नहीं हैं। उनमें ढेर की तो संज्ञा हो गई, कवर की कित संज्ञा हो गई, चवर की कित संज्ञा हो गई, टवर की कित संज्ञा हो गई, और श प्रत्यय से मूर्धन्य शाह की भी संज्ञा हो गई। तो सब करने के बाद जो प्रत्यय हमारे पास खड़े हैं, इनमें से ता, था, धा, सा और वा, मा, ना, रा, या, इतने व्यंजन ही हमारे पास बचेंगे प्रत्ययों में, बाकी अच मिलेगी। तो संधि के लिए हमको पूरे के पूरे वहाँ 33 व्यंजन सामने खड़े नहीं करना है। तो इनको खंड खंड में आपको हम बता रहे हैं। जब धातु के सामने ता और था आ रहे हैं, ता और था और सा, ये 3 खर हैं। ता, था, सा, ये 3 खर हैं। तो जब खरीचा सूत्र कहेगा कि खर परे होने पर झल के स्थान पर चर कर दीजिए, तो खर का अर्थ आप जानिए ता, था, सा। तो देखिए, धातु 2 प्रकार के हैं, सेठ और अनिठ। ता प्रत्यय भले ही सेठ है, किंतु जब अनिठ धातु के बाद आएगा तब तो इसको विडागम नहीं होगा। जब विडागम हो गया तब तो संधि की समस्या समाप्त हो जाएगी। जब धातु के अंत में हल होगा और प्रत्यय के आदि में विडागम हो गया होगा, तो हल के बाद जब अच आता है तो अजीनम परिगण संयोज्यम ये ही बन जाएगा, गुहिता। तो जब इडागम हो जाएगा तब तो संधि की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु जब इडागम नहीं होगा, गु धातु से हमने प्रत्यय लिया ता, इडागम नहीं हुआ क्योंकि धातु वेट है, तब हमको हा और ता के बीच में संधि करना पड़ेगी। ये संधि हम पढ़ चुके हैं विस्तार से, किंतु अभी हम संक्षेप में तकार परे होने पर किस हल के स्थान पर क्या होगा और कैसे होगा, उस विधि को एक बार संक्षेप में जान लें। उसके बाद हम हलंत धातुओं के, अनिठ हलंत धातुओं के रूप लुट तकार में बनाएं। सेठ में समस्या नहीं आएगी, सेठ में तो इता हो जाएगा। इता होने पर तो हमको कोई कठिनाई नहीं, हम व्यंजन और स्वर को जोड़ देंगे। किंतु जब इडागम नहीं होगा उस समय हम कैसे संधि करें, इसको अत्यंत संक्षेप में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सूत्र है खरीचा। खर परे होने पर झल के स्थान पर चर होता है, और जो ता है ये खा है। ये ता जो दिख रहा है हमको ताश का खा है। इसके परे होने पर इसके पहले यदि झल दिखता है हमको, झल का अर्थ होता है 24 व्यंजन। झा भा गा धा धा, ये 5 हो गए चतुर्थ व्यंजन। जा भा गा डा धा, ये 5 है वर्ग के तृतीय। खा फा छा ठा था, ये वर्ग के द्वितीय। चाटा ता का पा, ये वर्ग के प्रथम। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, ये हो गए 20। और शश सर हल, 4 हो गए भूषण। 24 व्यंजन है जल में, और खरीचा कहता है 24 के स्थान पर चर बना दीजिए। चर का अर्थ होता अपने वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाना। ये तो खरीचा ने कह दिया, किंतु खरीचा के बाधक कितने सारे हैं जो उसके पहले बैठे हैं पूर्व त्रिपादी में। उनसे जो बचेगा उसी में खरीचा का अधिकार होगा। इसलिए उनका विचार हमें करना है कि कितने व्यंजन ऐसे हैं जिनमें खर्चा नहीं लग पाएगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, बाधक बाद बताएंगे, पहले सामान्य दिखा रहे हैं कि खर्चा कितने झलों को चर बना सकता है, पहले वो दिखा देते हैं। तो देखिए, ये ता परे होने पर, ता परे है ता, तास का ता, या कोई भी ता, क्योंकि संधि प्रत्यय को नहीं देखती, संधि केवल वर्ण को देखती है। तो ता यदि परे है तो काखा गाघा को आप का बनाइए, टाठा डा को टा बनाइए, और ताथा दा को ता बनाइए, वर्ग का पहला अक्षर। और पा फा बा को पा बनाइए, काखा गा को का,
टाठा डा को टा, ताथा दा को ता और पाफा बा को पा। अपने अपने वर्ग का पहला अक्षर बन जाना, इसी का नाम है चर होना। तो बाकी अक्षरों को क्या करें? बाकी जो बच गए व्यंजन, उनको हम चर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए बाधक सूत्र हैं, दूसरे सूत्र आ रहे हैं। तो उनके लिए हम बताते हैं आपको क्रम से। जितने बता रहे हैं इतने अगर बुद्धि में बैठ गए तो तकार परे होने पर संधि का कार्य हो जाएगा। और संधि केवल वर्ण को देखती है, तो वो ये नहीं देखेगा सूत्र कि ताश का ता है, कि तिप का ता है, कि ताम का ता है, कि तम का ता है। ता यानी ता, किसी भी तकार को परे होने पर आप इसी क्रम से संधि को करेंगे। और जो या और वाह है, इनके बाद ता आएगा तो या वाह का लोप हो जाएगा। सूत्र है लोपो व्योर वली। और इन सबको जिनने बनाया प्रथम वर्ण, ये सूत्र है खरीचा। खरीचा के हिस्से में इतनी बचे, खरीचा के हिस्से में इतने अक्षर आएंगे, इतने व्यंजन आएंगे, बाकी दूसरों के हिस्से में चले जाएंगे। तो बंटवारा आपको हम दिखा रहे हैं कि यदि ता परे है, प्रत्यय के आदि का अक्षर ता है, आदि का वर्ण ता है, तो काखा गा को हम खरीचा से का बनाएंगे, टाठा डा को हम खरीचा से टा बनाएंगे पहला अक्षर, ताथा दा को हम पहला अक्षर ता बनाएंगे, और पाफा बा को हम पहला अक्षर पा बनाएंगे। इसी का नाम चर है। और यदि धातु के अंत में यावा है तो इनका हम लोपो व्योर वली से लोप कर देंगे। इनका हम लोपो व्योर वली सूत्र से लोप कर देंगे। ताश में इतने नहीं मिलेंगे, आगे दूसरे प्रत्यय आएंगे, यंगलुगंत आगे जब यंगलुगंत धातु बनाएंगे तब भी हमको इसी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी तिप तस जी सिप थस था जब आएंगे तो तिप परे होने पर आपको क्या करना है, सिप परे होने पर क्या करना है। तो ये पूरा निष्कृष्ट अर्थ आपको दे रहे हैं। तो ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14 व्यंजनों की कथा हो गई। 14 की कथा पूरी हो गई। और व्यंजन है 33। यदि हमने 33 को जान लिया तो समझिए हमने पूरे सारे व्यंजनों में तकार को लगाना सीख लिया। अब देखिए ना और माँ है, ना और माँ, इनके बाद ता आएगा। कोई भी ता हो, उसको ये नहीं सोचना कि ताश का ता है कि तिप का ता है। ना और माँ के बाद जब ता आएगा, बीच में कुछ नहीं रहेगा, इडागम नहीं होगा, तभी संधि होगी। तो इस ना और माँ को नश्चा पदांत से झली सूत्र से अनुस्वार हो जाएगा। ये ना को भी अनुस्वार हो जाएगा और माँ को भी अनुस्वार हो जाएगा, तो बनेगा मनता और गंता। और उसके बाद ये अनुस्वार को अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण सूत्र से पर सवर्ण हो जाएगा। अनुस्वार बाद वाले के समान हो जाएगा। तो अनुस्वार के बाद कौन है? ता। तो ता का 5वां अक्षर है ना, ता था ता था ना, तो अनुस्वार बन जाएगा ना, मनता और गंता। ये ना और माँ की बात हो गई, ये ना और माँ की बात हो गई। तो का खा गा को का, टा ठा डा को टा, ता था दा को ता, पा फा बा को पा। ये 12 व्यंजन हमने बताए जिनके स्थान पर चर होकर के अपने वर्ग का प्रथम हो गया। और या और वा का लोपो वेरवली से लोप हो गया। और जब ना और मा दिखेंगे धातु के अंत में और आगे ता दिखेगा, तो ना और मा को हम अनुस्वार बनाएंगे नष्टा पदांत से झली से, और इस अनुस्वार को अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से परसवर्ण करके नकार बना देंगे। ये अनुस्वार के पर है ता, इसके समान बनना है, तो अनुस्वार तो नाक से बोला जा रहा है, तो तवर्ग में नासिका से किसको बोल रहे हैं? ना को, तो ना बन जाएगा गंता मनता। ये 3 हो गए। 12 हमने वर्गाक्षर बताए, 2 यावा बताए, 14 और ये मकार नकार बताए, ये 16 हो गए। यदि धातु के अंत में होना है, होना के बाद ता है, तब संधि कैसे करेंगे? तब हम देखेंगे कि होना जो है ये टवर्ग है इष्टु, और ये ता है ये तवर्ग है इस्तु। तो इष्टुनाष्टु सूत्र से हम ता को टा बना देंगे, ता के स्थान पर हम टा बनाएंगे और ना को कुछ नहीं करेंगे।
उन्हा को हम कुछ नहीं करेंगे। यदि चंकम, चंकम और ती ये धातु है। ता इसलिए लगा रहे हैं कि इससे ता लगेगा नहीं, इससे ता लगेगा तो जागम हो जाएगा। इसलिए हम आपको यह अनुबंध से उदाहरण दिखा रहे हैं ताकि सारी संधि का ज्ञान हो जाए। तो उन्हा के बाद ता है, तो ये टवर्ग है, तवर्ग, इसको हो जाएगा स्टोनाष्टु से स्टोतो के टी, इसको कुछ नहीं होगा। ये पूरे वर्गाक्षरों की बात हो गई। का खा गा, टा ठा डा, ता था दा, पा फा बा, ये 12 और ना मा णा 15, ये 15 की बात हो गई। और या और ना आपको मिलेंगे नहीं, इनकी संज्ञा हो गई होगी तो ये आपको मिलने वाली नहीं है धातु के अंत में। ये 15 की बात हो गई। अब रह गए चतुर्थ व्यंजन, चतुर्थ व्यंजन रह गए और चवर्ग पूरा रह गया है। चवर्ग को हाथ नहीं लगाना, चवर्ग में सीधे कोई संधि नहीं होती, इसलिए हम चवर्ग को आपको बाद बताएंगे। हमने चवर्ग को छोड़ दिया है, अभी हमने चवर्ग को छोड़ दिया है, इसलिए कि चवर्ग में सीधे कोई संधि नहीं होती, उसको 2 सोपान चलना पड़ता है, कभी 3 सोपान चलना पड़ता है, इसलिए हमने चवर्ग को छोड़ रखा है। चवर्ग को अंत में बताएंगे, जितने बता रहे हैं इतने में काम कीजिए। तो अब क्या रह गया? अब रह गए चतुर्थ व्यंजन, वर्ग के चतुर्थ व्यंजन रह गए और चवर्ग रह गया, तो वर्गाक्षर पूरे हो जाएंगे। तो हमने चवर्ग को छोड़ रखा है, चवर्ग को छोड़कर भी हम बात करें तो देखिए ये जो 5 व्यंजन हैं, झा भा घा ढा धा, यानी प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ व्यंजन जिसको हम झष कहते हैं, ये 5 आते हैं झष प्रत्याहार के भीतर। ये झा भा घा ढा धा ये वर्ग के चतुर्थ व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग के, ये आते हैं झष प्रत्याहार के भीतर। तो इन 5 को हम कहते हैं झष। इनके बाद जब ता आता है तो पहली बात याद करके रखना चाहिए कि खरिचा कभी नहीं होगा। चतुर्थ व्यंजन के बाद जब ता आएगा अथवा था आएगा तो खरिचा कभी नहीं लगेगा, तब लगेगा झषस तथोर धोधा। झष के बाद आने वाले ता और था इनको धा हो जाता है, तो ता को धा हो गया, इनको धा हो गया। जब थस था प्रत्यय मिलेंगे उनको धस धा हो जाएंगे। जो ता के लिए बता रहे हैं इसी को आप था के लिए जान लीजिए, जो ता के लिए बता रहे हैं इसी को जो कहते हो आप था के लिए जान लीजिए। ता था दोनों के लिए बता रहे हैं, ये मान के चलिए। तो झाबा घाधा धा के बाद जब ता आता है तो पहले हम झाबा घाधा धा को कुछ नहीं करते, पहले हम ता था को धा बना देते हैं। जैसे ती प्रत्यय आएगा तो इसको हम बनाएंगे धी, ती आया तो धी बनाएंगे। थस आएगा तो इसको हम धस बनाएंगे, था आएगा तो इसको हम धा बनाएंगे। ती को धी, थस को धस, था को धा, ता को धा, ता को धा। कोई सा भी ता हो और कोई सा भी धा हो, यदि झष के बाद आते हैं चतुर्थ व्यंजन के बाद तो इन ताथा के स्थान पर हमको धा बना देना चाहिए। किसकी आज्ञा से? झषस तथोर धोधा की आज्ञा से। इसकी आज्ञा क्यों मानना चाहिए और खरिचा की क्यों नहीं मानना चाहिए, क्यों नहीं चर करना चाहिए? ये जो अष्टाध्यायी नाम का शास्त्र है इसका अपना संविधान है। ये कहता है पूर्वत्रा सिद्धम। अष्टाध्यायी के 2 हिस्से हैं, पूरे 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद। इन 7.25 अध्यायों का नाम है सपाद सप्ताध्यायी, और जो बचे हुए 3 पाद हैं 8, 2, 8, 3, 8, 4 इनका नाम है त्रिपादी। और हल संधियाँ सारी त्रिपादी में, सारी हल संधियाँ त्रिपादी में बैठी हैं। तो त्रिपादी का यह संविधान है कि जब पूर्व त्रिपादी प्राप्त हो और पर त्रिपादी प्राप्त हो, एक सूत्र पहले त्रिपादी का पहला सूत्र हो और दूसरा सूत्र त्रिपादी बाद वाला सूत्र हो, तो ये दोनों जब एक साथ प्राप्त होते हैं तो पर त्रिपादी असिद्ध हो जाती है और पूर्व त्रिपादी से काम करना पड़ता है।
तो झषस तथोध होता है 8-2 का, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का, और खरिचा है 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का। तो 8-2 से ही हम काम करेंगे, 8-4 से नहीं कर सकते। खर्चा कहाँ काम करेगा? जब 8-2 8-3 का कुछ प्राप्त नहीं होगा तब काम करेगा। तो जब झषस तथोध होता आया, वो कहता है चौथे अक्षर यदि हैं वर्ग के चतुर्थ व्यंजन है झा भा घा धा, तब आप खर्चा मत कीजिए, तब आप खर्चा कर ही नहीं सकते। उसकी दृष्टि में खर्चा है ही नहीं, उसकी दृष्टि में खर्चा असिद्ध है। वो कहता है कि इन चतुर्थ व्यंजनों के बाद आने वाले ता को धा बना दीजिए, था को भी धा बना दीजिए। तो हमने ता को भी धा बना दिया और था को भी धा बना दिया। अब जो धा बन गया तो खर ही नहीं रह गया। खर में तो दूसरे और पहले व्यंजन आते हैं, तो चतुर्थ हो गया, ये तो रह ही नहीं गया खर। तो खरीचा के तो अब काम करने के अवसर ही समाप्त हो गए। अब तो खरीचा आ ही नहीं सकता किसी प्रकार से, क्योंकि खर ही नहीं रह गया। वो जो ता खर था वो तो अब झष हो गया, चतुर्थ व्यंजन हो गया, अब तो झष बन गया। तो अब क्या होगा? अब खरीचा नहीं होगा। तो क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहाँ खरीचा हो नहीं सकता, क्योंकि ये खर ही नहीं रह गया, धा बन गया। और धा तो खर होता नहीं है, खर तो दूसरे व्यंजन होते हैं और पहले होते हैं, तो ये तो बन गया धा। तो अब क्या होगा? तो धा आता है झष में, ये अब झष बन गया। चतुर्थ व्यंजन आते हैं झष में, चतुर्थ तृतीय झष में। अब ये झष बन गया तो खरीचा सूत्र यहाँ नहीं लगेगा, अब यहाँ लगेगा झलाम झष झषी। खरीचा सूत्र झल के स्थान पर चर करता है, और झलाम झष झषी सूत्र झल के स्थान पर जश करता है। खरीचा कहता है पहला व्यंजन बन जाओ, और झलाम झष झषी कहता है कि तीसरा बन जाओ। यदि आगे वाला अक्षर तीसरा चौथा है तो तीसरा बनता है, आगे वाला अक्षर यदि पहला दूसरा है तो पहला बनता है। तो ता था पहले थे, ता पहला था दूसरा था, वो तो गए, धा बन गए। तो खरीचा का अवसर तो निकल गया। अब किसको अवसर मिला? झलाम झष झषी को। वो कहेगा कि इनको आप बनाइए जश। जश यानी अपने अपने वर्ग का तीसरा। तो भा को बन जाएगा बा, लब और ता, लब्धा। और घा को बन जाएगा गा, जा घघ और ती, जा घग धी। अब आप कहें कि हमने यहाँ ता को उदाहरण क्यों नहीं दिया? तो हमने पढ़ा है अनेक धातुओं के परिगणन में कि घकारांत तो सारे धातु सेठ होते हैं। कवर्ग में एक ही धातु अनिट है शक, बाकी कवर्ग से अंत होने वाले सारे धातु सेठ होते हैं। तो घग से ता का उदाहरण दिया नहीं जा सकता, घग धातु से ता लगाएंगे तो घगिता बन जाएगा। इसलिए हम आपको यंगलुगंत का उदाहरण दे रहे हैं ताकि समग्र विज्ञान हो जाए। तो जा घग और ती को हो गया धी, तो घा को हो गया तृतीय व्यंजन का जा घग धी। और धा को हो जाएगा दा, धा को दा हो जाएगा। तो क्रोध और ता, तो ता को हुआ धा तो इसको हो गया दा, धा को दा हो गया, और जो ता था उसको धा हो गया। तो क्रोध धा। लब होता लब्धा, और क्रोध होता क्रोधा। और जाघवती जा घग धी, ता को धा हो गया। जब धा हो गया तो उसके पहले वाला जो झल है वो अपने वर्ग का तृतीय व्यंजन बनेगा जश। अब रह गया झा। ये झा चवर्ग है, और हमने आपको बताया कि चवर्ग में सीधे कोई कार्य नहीं होता। चवर्गों को पहले कवर्ग बनना पड़ता है, तब कोई क्रिया आगे होती है। तो क्यों बनना पड़ता है? तो सूत्र है चोह कुह। चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश होता है झल परे होने पर और पदांत में। तो झा सीधे कोई काम नहीं कर सकता। चवर्ग के जो व्यंजन है चा छा जा झा, ये सीधे कुछ नहीं कर सकते, इनको पहले बदलना पड़ता है, इनको कवर्ग बनना पड़ता है, या जो कहा जाता है वो बनना पड़ता है।
क्योंकि चो कू के भी बाधक सूत्र हैं। पर चवर्ग में सीधा कोई कार्य नहीं होगा, इस बात को आप बुद्धि में स्थिर कर लीजिए। तो ये झा जो है ये चवर्ग का चतुर्थ व्यंजन है। तो चो कू सूत्र कहेगा कि तुम कवर्ग के चतुर्थ बन जाओ, तो ये बन गया बेचारा घा। अब जब घा बन गया, अभी चतुर्थ है, तो ता को क्या हो गया था, झशस तथो धूधा ने ता को बना दिया धा। जब ये धा बन गया तो धा के पहले हमेशा तृतीय बैठता है गा। या आप निश्चित सिद्धांत जानिए कि चौथे अक्षर के पहले तीसरा अक्षर बैठता है। या आप निश्चित जान लीजिए कि चतुर्थ व्यंजन के पहले तृतीय व्यंजन बैठेगा। चतुर्थ व्यंजन के पहले पहला दूसरा बैठ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि हमारे स्वर यंत्र की संरचना ही ऐसी नहीं है। जो हमारा बोलने का यंत्र बना हुआ है स्वर यंत्र, वैसा बोल ही नहीं सकता। उसी को देखकर भगवान पाणिनि ने सूत्र बनाए। पाणिनि ने अपने आप नहीं कह दिया कि इसके स्थान पर ये बोलिए, इसके स्थान पर। उन्होंने देखा, अवलोकन किया पूरी भाषा का, पूरी भाषा का भीतर से बाहर तक, जहाँ से नाभि देश से वायु उठता है वहाँ से लेकर के बाहर निकलने तक, और सारा वांग्मय इसका अध्ययन करके उन्होंने इस बात को निश्चय किया कि चतुर्थ व्यंजन के पहले प्रथम और द्वितीय नहीं बैठ सकते। चतुर्थ के पहले तृतीय व्यंजन ही बैठ सकता है। चतुर्थ के पहले प्रथम और द्वितीय बैठ ही नहीं सकते। प्रथम द्वितीय का मतलब होता है चर। आगे का व्यंजन चतुर्थ है और उसके पहले चर हो जाए यह असंभव है। तो जब धा परे होता है तो झलाम झषि से उसके पूर्व वाले व्यंजन को तृतीय व्यंजन बन जाता है। तो झा को बनाया हमने चो से घा, और घा को झलाम झषि से ग बनाया। तो देखिए धातु है जाझर्ष और प्रत्यय है ती। हम ता नहीं दे रहे हैं उदाहरण में, क्योंकि आपको पता है कि झकारांत सारे धातु सेठ होते हैं। तो झर्ज के बाद ता लगाएंगे तो झर्झिता बन जाएगा, इसलिए उसका उदाहरण संधि के लिए मिल ही नहीं सकता। संधि के लिए यही मिलेगा। इसलिए जहाँ धातु सेठ हो रहा है वहाँ हम उदाहरण आपको यंगलोबन से दे रहे हैं। जा झर्ज होती, झा के बाद ता है। तो पहला विचार ये कर लीजिए, बांध लीजिए गांठ, कि यदि चवर्ग है धातु के अंत में तो चवर्ग को पहले हम कवर्ग बनाएंगे, उसके बाद कोई संधि करेंगे। तो झा को हमने कवर्ग बना दिया घा, और झषस तथो दोधन ने ती को बना दिया धी। अब घा है चतुर्थ और ये धी है, और धा के पहले तृतीय व्यंजन बैठता है तो बन गया गा। तो क्या बन गया ये, जा झर्ग धी, जा झर्ग धी। जा झर्ज होती, झा को चोहकू ने बनाया घा, और जब ये घा बन गया तो झषस तथो धोधा ने ती को बना दिया धी। क्योंकि चतुर्थ व्यंजन के बाद आने वाला जो ता है और था वो धा बन जाता है। और जब धा बन गया आगे वाला अक्षर, तो धा चतुर्थ है, उसके पहले तृतीय बैठेगा झलाम झषि, तो बन गया जा झर्ग धी। तो जब हमने देखा कि झा है चतुर्थ और ये चवर्ग का चतुर्थ है, तो इसको पहले हमने चोकू से घा बनाया, और जब ये घा बन गया तो हमने प्रत्यय के ती को धी बना दिया, और जब वो धी बन गया तो उसके पहले वाला धा के पहले तीसरा अक्षर ही बैठेगा। धा के पहले तीसरा व्यंजन ही बैठ सकता है, पहला दूसरा बैठ ही नहीं सकता। धा के पहले पहला दूसरा बैठेगा नहीं, चर हो ही नहीं सकता। तो आपने बना दिया घा को गा। तो ये झा भी बन गया आपका और घा भी बन गया आपका, दोनों की सिद्धि होगी। तो देखिए जा झर्ज होती लिया तो चोकू ने झा को घा बना दिया, और जिस धातु में घा पहले से था जाघा होती, तो है ही पहले से घा। ये घा के बाद जब ती आया तो बन गया धी। जब ये धी बन गया तो घा को हो गया गा। जा झर्ग धी, जा झर्ग धी और जा घग धी। तो कवर्ग के चौथे व्यंजन की संधि हमने कर दी घा की। घा के बाद ता आएगा तो ता को धा होगा और घा को का होगा। झा के बाद जब ता आएगा तो पहले झा को घा होगा, फिर ता को धा होगा और घा को गा हो जाएगा। ये क्रम है।
तो इस प्रकार काखा गाघा का विचार हो गया। क्या विचार हुआ कि ता परे होने पर काखा गा के स्थान पर का होता है खरीचा से। अब घा को क्या होता है, घा को पहले कुछ नहीं होता, घा के बाद आने वाले ता था को हम झशस्तथो धोधा से पहले धा बना देते हैं। उसके बाद उसके पहले वाला जो घा है उसको झराम जश झशी से जश करके गा बना देते हैं। तो जाघा गौर ती, जाघा गौर धी, जा घग धी, और जो झा है उसको पहले हम कुत्व करके घा बनाते हैं। जब वो घा बन गया तो प्रत्यय के था को हम धा बनाते हैं और था को भी धा बनाते हैं। और जब वो धा बन गया तो उसके पहले वाले घा को हम झराम जश झशी से जस्ट करके गा बना देते हैं। तो जा झर झरती, जा झर घ धनती, और उसके बाद जा झर ग, घा को ग बना, जा झर धी। तो जा झर और ती, पहले कुत्व किया तो जा झर घ और ती, और जब घा बन गया तो ती को हमने बनाया धी। तो जा झर घ और धी, ये बनाया झशस्तथो धोधा से। और जब ती को धी बन गया और था को धा बन गया और थस को धस बन गया, तो जो पहले वाला घा था उसको हमने बना दिया झराम जश झशी से का जस्ट करके। तो जा झर्ग धी, इस प्रकार काखा गाघा पूरे हो गए। और चवर्ग में से झा हो गया। ढा के बारे में अंत में बताएंगे, ढा की कथा बाद में कहेंगे। अब रहा ताथा दाधा। तो धा के बाद आने वाले ताथा को हमने धा बनाया झशस्तथो धोधा से। तो जो धा था वो अपने वर्ग का तृतीय बन गया धा। जैसे क्रोध और ता, क्रोध और धा, क्रोधा। और पाफा बाभा का जब चतुर्थ भा आया तो भा के बाद आने वाले ता था को भी हमने झशस्तथो धोधा से धा बनाया। जब वो धा बन गया तो उसके पहले वाला जो भा था वो अपने वर्ग का तृतीय बन गया जस्ट करके बा। लब और ता, लब और धा, लब्धा, ये पांचों वर्ग हो गए ढा को छोड़कर। तो हमारे पास अब बचा है ढा और चाछा चा। अब बच गए हैं हमारे पास वर्ग में से चाछा जा और ढा। और राव ला आएंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जागल और ती, जागल ती, और तात्सर होती तात्सर थी। राव ला के बाद ता आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, सा आने पर कुछ होगा नहीं। राव ला के आने पर कुछ नहीं होगा, राव ला के बाद ता आने पर कुछ नहीं होगा, और यावा का लोप हो जाएगा। तो अब क्या रह गया, अब रह गए बस चा छा जा ढा और शा शा और सा और हा, इतने रह गए। चा छा जा ढा शा शा सा हा, ये चारों रह गए। चार ऊष्म और ढा और तीन, इनका विचार करना है। तो पहले सा की बात कर लेते हैं। यह वस और ता। तो सकार को ता परे होने पर कुछ नहीं होता, तो वस्ता घस्ता बन जाएंगे। एक एक अक्षर की संधि आपको हम लोग बताते हैं। अभी ता की कथा बता रहे हैं, फिर हम सा की बता देंगे। और ता था की कथा समान है, जो ता में होता है वही था में होता है। तो वस्ता और घस्ता, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो इसकी बात भी पूरी हो गई। अब रहेगा 3 3 6 और 7, इनकी बात हमें अब करना है। तो इनमें से हम इतने अक्षर रह गए, चा छा जा ढ शा शा हा, ये 7 रह गए। तो इनमें पहले हम इसको लेते हैं, पहले हम इसको लेते हैं शा, शा। तो धातु आया लालश, लालश होती।
तो यहाँ क्या होगा, इष्टुनाष्टु से इष्टुत्व होकर ती को टी बन जाएगा, ला लष्टि। मूर्धन्य शाह में भी कुछ नहीं हुआ। मूर्धन्य शाह के बाद जब ता आया तो ता को इष्टुनाष्टु से इष्टुत्व होकर टा बन गया, तो ला लष्टि। तो अभी शाह भी चला गया। अब आया तालव्य शाह, इसकी बात करते हैं। हम आपको सरल से कठिन की ओर ले जा रहे हैं। एकदम सरल से शुरू किया और धीरे धीरे आपका हम विकास कर रहे हैं कि पूरी संधियाँ आपके हृदय में बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं, ताकि प्रत्यय को देखने के साथ ही हमारी बुद्धि में स्फुरित हो जाए। और जब हम पूरे वर्णमाला के क्रम से चलेंगे, वर्णमात्रिका के क्रम से, तो हम फंसते चले जाएंगे। तो जो सामान्य थे, क्योंकि अंत में जाकर खरीचा होता है, तो खरीचा के पहले जो सूत्र हो जाना है, जहाँ खरीचा जा ही नहीं सकता, पहले हम उनको बता रहे हैं। तो पहले हमने खरीचा आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ खरीचा जा सकता है, वो सामान्य बता दिया हमने। अब खरीचा जहाँ जा ही नहीं सकता, जहाँ खरीचा की पहुँच ही नहीं है, उसके पहले वाले सूत्र जो पूर्व त्रिपादी के हैं, उनको एक एक करके बता रहे हैं। अब आया तालव्य शाह। तो तालव्य शाह को हो जाता है मूर्धन्य शाह। ता परे है, आगे तायत ती कुछ भी परे, तकार परे है, तो तालव्य शाह बनता है मूर्धन्य। ये किससे बनता है? वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह। ये सूत्र चोह कू का अपवाद बन के उसके बाद दिया हुआ है अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद। ये जो सूत्र है वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह, तो इस सूत्र में कहे हुए जितने भी धातु हैं उनको मूर्धन्य शाह हो जाता है आदेश। ये कब होता है? झल परे होने पर और पदांत में। तो ता था धा सा ये सब झल है, तो ता परे होने पर इस शाह को हो गया मूर्धन्य शाह, वृश्च भ्रश्च सूत्र से। जब शाह हो गया तो इस ता को इष्टुनाष्टु से टा हो जाएगा, तो देष्टा। तो तालव्य शकार वृश्च भ्रश्च से मूर्धन्य बनता है और उसके बाद ता को इष्टुत्व होकर टा बन जाता है। मूर्धन्य शकार कुछ नहीं बनता, उसके बाद आने वाले ता को इष्टुत्व होकर टा बन जाता है। तो जो तालव्य शाह है उसको वृश्च भ्रश्च से मूर्धन्य शाह होगा, और जब मूर्धन्य शाह हो जाएगा तो जो आगे वाला ता है प्रत्यय का, वो इष्टुनाष्टु से टा बन जाएगा। तो देश और ता, देष्टा। और जो मूर्धन्य शकार है उसको कुछ नहीं होगा, उसके बाद आने वाले ता को टा हो जाएगा। जैसे द्विष गुण किया तो द्वेष, द्वेष और ता, द्वेष्टा। पिश पेश, पेष्टा। शिश शेष, शेष्टा। श्लिष श्लेष, श्लेष्टा। तो मूर्धन्य शकार को कुछ नहीं करना है, उसके बाद आने वाले ता को टा बनाना है इष्टुत्व करके। जो तालव्य शकार है उसको हमको मूर्धन्य बनाना है वृश्च भ्रश्च से। मूर्धन्य शकार बना करके प्रत्यय के ता को हमें टा बना देना है इष्टुनाष्टु से। प्रत्यय का तानी जो भी ता है उसको बना देना है। ये हमने इतने वर्णों का विचार कर लिया। तकार परे होने पर किस किस वर्ण के स्थान पर क्या क्या होता है ये हमने जान लिया। तो हमने विचार किसका किया? काखा गाघा का कर लिया, और झा का कर लिया, और टाठा डा का कर लिया, ढा रह गया है। ताथा दाधा का कर लिया, पाफा बाभा का कर लिया, ना माँ ना का कर लिया, यारा लावा का कर लिया, और सा का कर लिया। तालव्य शाह, दंत्य शाह, मूर्धन्य तीनों का कर लिया। अब रह गए हमारे पास ये चार व्यंजन, चा छा जा ढा। इनके बाद ताथा आने पर हम संधि कैसे करें, इनका विचार शेष रह गया है। इनको यदि हम कर लेते हैं तो हम तकार परे होने पर होने वाले संधि कार्य को आर पार जान जाएंगे। और संधि कार्य ये नहीं देखता कि ती का ता है, कि ताम का ता है, कि तास का ता है, उसको तो ता वर्ण चाहिए।
तो जितना आर पार पूरी प्रक्रिया में जहाँ से जहाँ तक तकार दिखेगा वहाँ इसी प्रकार से हम संधि करेंगे। और संधि कार्य प्रक्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए संधि को हृदय में बैठाने के लिए ये एक एक अक्षर को अलग अलग दिखाकर जो विधि हम बता रहे हैं, इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। छोटे बच्चे भी इससे अपने हृदय में धारण कर सकते हैं और प्रक्रिया में सहजता से प्रवेश कर सकते हैं और प्रक्रिया के पंडित बन सकते हैं। तो देखिए, हम चकार की बात करते हैं। अब चकार है और इसके बाद ता आया, तो चकार में हम कैसे चलें? तो चकार के लिए हमने बताया है आपको कि चवर्ग में साक्षात कुछ होते नहीं। यदि धातु के अंत में चवर्ग है तो सबसे पहले उसको दबोचता है आकर के चोह को। वो कहता है चवर्ग को कवर्ग बना दो, पहला सूत्र है। और चोह को दबोचता है भ्रश्च भ्रश्च। तो पहले चवर्ग को कवर्ग बनाने के लिए कहता है वो, और उसमें से कुछ चवर्गांत धातुओं को भ्रश्च भ्रश्च कहता है कि श बना दो। तो इस प्रकार से ये 5 अक्षर बचे हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चा को लेते हैं, और चा हो जाएगा तो छा को जा को लेकर इसको समाप्त करते हैं। तो ये चा जो है ये 2 प्रकार का है, इसके लिए 2 सूत्र आते हैं। तो चो को जो है वो कहता है चवर को कवर्ग बनाओ, और ये भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशामशा जो सूत्र कहता है कि इस सूत्र में जितने धातु कहे गए हैं उनको सबको शा बनाओ मूर्धन्य में। तो भ्रश्च वहाँ पता गया है। तो भ्रश्च में जो शा है वो तो वस्तुतः स्तोष्णाष्टु से बन गया है, सा का शा, ये सा है। तो भ्रश्च के बाद हमने लगाया ता, तो यहाँ तो चौकू नहीं लगेगा क्योंकि भ्रश्च भ्रश्च सूत्र चौकू का अपवाद है। तो यहाँ कैसे संधि करेंगे? तो जो सा है, जब अंत में संयोग हो और संयोग का पहला वर्ण सा हो या का तो उसका लोप हो जाता है। जब अंत में संयोग हो तो ये संयोग है, और संयोग का आदि वर्ण सा हो या का हो तो उसका हम लोप कर देते हैं। किससे करते हैं? इसको संयोगाद्योर अंतेच, इसको संयोगाद्योर अंतेच सूत्र से। ये सूत्र है 8-2-29। हल संधि के सारे सूत्र त्रिपादी में है। तो सा का लोप कर दिया, इसको संयोगाद्योर अंतेच। अब ये चा है जिसको चो को कह रहा था कि कुत्व करके का बना दो, उसको बाध दिया किसने? भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशामशा सूत्र। तो ये बन गया उससे मूर्धन्य श। जब मूर्धन्य श बन गया तो जो ता था ये इष्टुनाष्टु से इष्टुत होकर के टा बन गया। तो व्रष्टा ये बन गया व्रष्टा। सा का तो लोप किया और चा को भ्रश्च भ्रज से श बनाया। जहाँ अंत में श आता है तो तत्काल ता बन जाता है इष्टुनाष्टु से इष्टुत होकर ट, तो व्रष्टा। और जो पच है, पच के बाद ता आया तो ये तो भ्रष्टादि पढ़ा नहीं गया है, तो सामान्य चा है तो इसको चौकू से हो गया का, तो बन गया पक्ता। तो वृश्च के चकार से वृष्टा और पच का जो चकार है इससे पक्ता। तो वृष्टा और पक्ता ये दोनों चकार से बने हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि चकार के लिए 2 सूत्र बने हैं संधि में। चकार के स्थान पर संधि से कुछ आदेश करना है तो 2 सूत्र हैं, चौकू 1 और भ्रश्च भ्रश्च 2। तो भ्रश्च के चकार को हम बनाएंगे श और बचे हुए चकार को हम बनाएंगे चौकू से का। किंतु भ्रश्च के चकार को शकार बनाने के पहले जो उस चकार के पहले सकार बैठा हुआ है उसका इसको संयोगाद्योर अंतेच सूत्र से लोप कर देंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे चा को शा। और जब चा को शा बना तो ता को टा हो जाएगा, इष्टुत होकर भ्रष्टा बन जाएगा। इसको संयोगाद्योर अंतेच सूत्र यदि प्राप्त है तो सबसे पहले उसी को लगाना चाहिए। जैसे तक्ष धातु है,
तक्ष, इसके बाद आया ता प्रत्यय। तो एक क्षा संयोग है। किसका किसका संयोग है? का और श का। ये संयोग है और संयोग का पहला वर्ण है का और यह है झल। तो इसको संयोगादि और अंत्य सूत्र कहता है कि संयोग के आदि में यदि सकार और ककार है तो उनका लोप हो जाता है झलि पदांते, झल परे होने पर, और पदांत में तो हमने ककार का लोप कर दिया। अब ईशा है, ताकुटा हो जाएगा तो बनेगा तष्टा। व्रष्टा और तष्टा। व्रष्टा में भ्रष्ट धातु है, चकार को शकार किया और तक्ष में शकार है। तो इसको संयोगादि और अंत्येचा सूत्र के दो उदाहरण बनेंगे, एक ककार का लोप करके और एक सकार का लोप करके। तो ये बन गया चकार। ये चकार की बात पूरी हो गई। अब रहा छकार। एक एक अक्षर को लेकर हम, एक एक व्यंजन को लेकर के हम ता में जोड़ना दिखा रहे हैं। पूरे जो 33 व्यंजन हैं उन 33 में से ङा और ञा तो हमको मिलेंगे नहीं, तो बचे 31। ये पूरे 31 व्यंजन में से एक एक को लेकर हमने ता में जोड़ना आपको दिखा दिया। इन 31 व्यंजनों में से एक एक को लेकर के हम आपको तकार में जोड़ना दिखा रहे हैं। तो इस तकार में यदि इसको जोड़ दिया तो जितने तकार हमको मिलेंगे सबके लिए संधि तो एक ही रहेगी, क्योंकि संधि प्रत्यय को तो देखती नहीं है। संधि कार्य केवल वर्ण को देखता है, वर्ण के स्थान पर होता है, वर्ण कार्य है। तो चकार की बात तो पूरी हो गई। अब हम छकार की बात करते हैं। ये जो छकार होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक सतुक छकार होता है और एक अतुक छकार होता है, जिसके पहले तुक बैठा हुआ है। तुक 6 चा से तुक होता है, आगम है। जैसे धातु है प्रच्छ, ये धातु है प्रच्छ। ये छा के पहले जो चा दिख रहा है ये वास्तव में तुक का ता है। तो जब ता है तो चा कैसे बन गया? तो ता को चा बन गया स्तोष्णाश्चु से। ऐसे छा का नाम है जिसके पहले तुक बैठा है, उसको हम सतुक छकार कहते हैं। ये पूरा मिला के सतुक छकार है। इसके बाद जब ता आता है, था आता है, सा आता है, तो संधि कैसे होती है? तो यहां हमने प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया है। कौमुदी से भिन्न है यहाँ पर, और ये ज़्यादा सरल रास्ता है और एकदम शास्त्र सम्मत है, भाष्य सम्मत है। तो इस सतुक छकार जो है इसको आप बनाइए ताला विषा। चा और छा दोनों को मिला करके ताला विषा बना दीजिए। किससे बनाइए? छो शूद अनुनासिके च। सूत्र है 6-4-19। ये कहता है कि तुक के सहित जो छकार है इसके स्थान पर शकार हो जाता है। इसके स्थान पर शकार हो जाता है। कब होता है? झल परे हो, अनुनासिक परे हो अथवा क्विप प्रत्यय परे हो। तो हमने इसको बना दिया शा। कौमुदीकार यहाँ पर किंगिति की अनुवृत्ति लेते हैं और काशिकाकार भी किंगिति की अनुवृत्ति लेते हैं। तो किंगिति की अनुवृत्ति लेने से दो रास्ते हो जाते हैं। कितकित प्रत्यय में तो हम इससे करेंगे और जो कितकित नहीं होंगे वहाँ भ्रष्ट भ्रष्ट से करेंगे। वो लंबा रास्ता है, इसलिए छोटा रास्ता है और भाष्य में इसकी चर्चा है, इसलिए भाष्य सम्मत इस मार्ग को हमने स्वीकार किया है उस रास्ते को छोड़कर। तो सतुक छकार यदि है तो इसको बनाइए आप झल परे होने पर। तो प्रच्छ हो क्या हो गया? इसको हो गया प्रश बन गया, प्रश बन गया। इसके बाद का तो हमको मालूम है कि जो ताला विषा है उसको हम भ्रष्ट भ्रष्ट से मूर्धन्य शा बना देंगे। जब बन जाएगा तो प्रत्यय के ता को हम टा बना देंगे तो प्रष्टा बनेगा। प्रच्छ के सतुक छकार को हमने बनाया
तालव्य शकार छो छूट से, उस तालव्य शकार को हमने दृष्टि प्रसज्य से मूर्धन्य शकार बनाया, और उसके बाद आने वाले ता को स्टुनाष्टु से ष्टुतु करके टा बनाया तो प्रष्टा। ये एक प्रकार का छकार। अब दूसरा छकार बताते हैं। अब दूसरा छकार है अतुक छकार। जैसे हमने धातु लिया वावांछ, वावांछ और ती, ये वावांछ और ती, ये अतुक छकार है। यहाँ न तो छोछूट लग सकता और न यहाँ दृष्टि प्रसज्य लग सकता, तो यहाँ लगेगा चोकू। चोकू छा को करेगा कुत्व, तो कुत्व होने का अर्थ है चा छा जा झा, यहाँ के स्थान पर क्रमशः का खा गा घा ङा बना देना चाहिए। तो छा को बन गया कुत्व होकर के खा। जब ये खा बन गया तो ये जो ना था अपदांत, इसके लिए हमने पढ़ा है अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है, झल परे होने पर सूत्र है नश्चापदांतस्य झली, तो इस न को हो गया अनुस्वार, तो बन गया वा वांग, और ये ती है, तो परसवर्ण क्या बने, अरे इतना बन गया, ये खा बैठा है। अब इसके बाद खरिच आएगा, वो इसको बना देगा का, चर्त कर। अनुस्वार पहले इसलिए बनाएंगे कि 8 3 का है, और खरिचा पहले इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 8 4 का है, तो इसने चर्त करके इसको का बना दिया। फिर अनुस्वार से एक पर सवर्ण हुआ, तो इसके सवर्ण क्या बन गया, एक ना, तो वा वांगती, ये बन गया वा वांगती। 2 प्रकार का छकार हमने देखा, सतुक छकार, अतुक छकार। सतुक छकार को छो छूट से शा, फिर भ्रष्ट भ्रष्ट जिससे मूर्धन्य शा, उसके बाद प्रत्यय के ता को टा, आगे आने वाली ता को टा। और जो अतुक छकार है उसको चोकू से ख, और खा के बाद खरीचा से प, उसके बाद खरीचा से चर्त करके का। ये छकार की बात पूरी हो गई। अब केवल 2 व्यंजन रह गए, जा और हा। ढा को अलग से नहीं बताना है क्योंकि ढा किसी धातु के अंत में होते नहीं है। हकार कोई ढकार होता है ओढ़ा से, तो जब हकार की बात करेंगे तो ढकार की बात अपने आप हो जाएगी। तो जा और हा, इनकी बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। यहाँ तक हमने तकार परे होने पर होने वाले संधि कार्यों को वर्ण मात्रिका के क्रम से वर्णों को लेकर के अलग अलग करके दिखाया, ताकि जो 33 व्यंजन है, ये 33 व्यंजन जब ता से जुड़ेंगे तो इनके स्थान पर किस क्रम से क्या परिवर्तन होगा, इसको जान लेने से हम सारे तकारादि प्रत्यय आने पर निर्बाध गति से संधि कर सकेंगे। इसलिए ये जो पौष्पी प्रक्रिया है ये समग्र का दर्शन कराती है, एक स्थान पर कराती है। एतावदेव।